19वीं सदी का भारत। समय ऐसा था कि समाज की हवा में जाति की जंजीरों का जहर घुला हुआ था। ब्राह्मण सबसे ऊपर, शूद्र और अतिशूद्र सबसे नीचे, और महिलाओं की हालत इतनी बदतर कि उनकी कोई अपनी पहचान ही नहीं थी। इस कठिन दौर में पुणे के एक छोटे से गांव में ज्योतिराव गोविंदराव फुले का जन्म हुआ। ज्योतिबा, जैसा कि लोग उन्हें प्यार से बुलाते थे, एक माली परिवार से थे। उनके पिता सब्जियां बेचकर परिवार चलाते थे, लेकिन ज्योतिबा का मन किताबों में रमता था। कम उम्र में ही उन्होंने देख लिया था कि समाज का ढांचा कितना अन्यायपूर्ण है। शूद्र और अतिशूद्र को मंदिरों में घुसने की इजाजत नहीं थी। शिक्षा तो दूर की बात थी। महिलाएं घर की चारदीवारी में कैद थीं, और विधवाओं की जिंदगी नर्क से कम नहीं थी। ज्योतिबा के मन में सवाल उठने लगे। क्यों एक इंसान को दूसरे से नीचा समझा जाता है? क्यों ब्राह्मणों को सारी सत्ता मिली है जबकि बाकी लोग गुलामी में जी रहे हैं? इन सवालों ने उन्हें एक मिशन दिया। उन्होंने ठान लिया कि वे इस व्यवस्था को बदलेंगे। 1848 में अपनी पत्नी सावित्रीबाई के साथ मिलकर ज्योतिबा ने पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्कूल खोला। यह कोई साधारण कदम नहीं था। उस समय लड़कियों को पढ़ाना पाप समझा जाता था। सावित्रीबाई जब स्कूल जाती तो लोग उन पर गोबर और पत्थर फेंकते, लेकिन ज्योतिबा और सावित्रीबाई डटे रहे। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह हथियार है जो समाज को बदल सकता है। ज्योतिबा का सपना केवल लड़कियों की शिक्षा तक सीमित नहीं था। वे पूरे समाज को अंधविश्वास और ब्राह्मणवाद की बेड़ियों से मुक्त करना चाहते थे। 1873 में उन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस संगठन का मकसद था लोगों को सच्चाई का रास्ता दिखाना, अंधविश्वास को खत्म करना और हर इंसान को बराबरी का हक दिलाना। ज्योतिबा कहते थे, पूजा पाठ ब्राह्मणों का धर्म नहीं बल्कि धंधा है, जैसे नाई का बाल काटना या धोबी का कपड़े धोना। उनकी यह बात ब्राह्मणों के लिए तीर की तरह थी। सत्यशोधक समाज ने कई क्रांतिकारी कदम उठाए। ज्योतिबा ने विधवा पुनर्विवाह को बढ़ावा दिया, बाल विवाह के खिलाफ अभियान चलाया और ब्राह्मण पुरोहितों के बिना शादियां करवाने की शुरुआत की। उन्होंने दलितों और पिछड़ों के लिए स्कूल खोले, महिलाओं और बच्चों के लिए आश्रय गृह बनाए। जगह जगह पोस्टर चिपकाए गए, नारे गूंजने लगे। ज्योतिबा और सावित्रीबाई गांव गांव घूमकर लोगों को जागरूक करते। उनका संदेश साफ था, जाति के आधार पर भेदभाव गलत है और हर इंसान को सम्मान और शिक्षा का हक है। पुणे में ज्योतिबा का प्रभाव तेजी से फैल रहा था। शूद्र और अतिशूद्र उनके साथ जुड़ने लगे। महिलाएं जो सदियों से चुप थीं, अब अपनी आवाज उठाने लगीं। लेकिन यह सब ब्राह्मणवादी सत्ता को बर्दाश्त नहीं था। उन्हें डर था कि अगर यह आंदोलन और फैला तो उनकी सत्ता खत्म हो जाएगी। ज्योतिबा को डराने धमकाने की कोशिशें शुरू हुईं। एक बार उनके घर एक हत्यारा भेजा गया जिसका नाम था धोंडीबा। लेकिन ज्योतिबा की सादगी और विचारों ने धोंडीबा को उनका अनुयायी बना दिया। समाज ने ज्योतिबा और सावित्रीबाई को बहिष्कृत कर दिया। उनके खिलाफ अपमानजनक बातें कही गईं, लेकिन वे नहीं रुके। उनका आंदोलन अब पूरे महाराष्ट्र में फैल चुका था। पुणे में ही एक और शख्सियत उभर रही थी, बाल गंगाधर तिलक। तिलक एक चित्पावन ब्राह्मण थे जिनका मानना था कि भारतीय समाज की बुनियाद चातुर्वर्ण्य व्यवस्था पर टिकी है। उनके लिए ब्राह्मण सर्वोच्च थे और बाकी जातियों को उनके द्वारा निर्धारित जगह पर ही रहना चाहिए। तिलक एक विद्वान थे और उनके अखबार केसरी और मराठा का पुणे में बड़ा प्रभाव था। लेकिन तिलक ज्योतिबा फुले के सबसे बड़े आलोचक बन गए। वे ज्योतिबा के आंदोलन को ब्राह्मणवाद के लिए खतरा मानते थे। तिलक ने केसरी और मराठा में ज्योतिबा के खिलाफ लेख छापे। उन्होंने ज्योतिबा को अंग्रेजों का पिट्ठू और हिंदू धर्म का दुश्मन करार दिया। उनके लेखों में ज्योतिबा और सत्यशोधक समाज को बदनाम करने की हर कोशिश की गई। लेकिन ज्योतिबा का प्रभाव कम होने का नाम नहीं ले रहा था। लोग उनके विचारों से प्रेरित हो रहे थे। दलित और पिछड़े वर्ग शिक्षा की ओर बढ़ रहे थे और महिलाएं अपने अधिकारों के लिए जागरूक हो रही थीं। तिलक को यह सब रास नहीं आ रहा था। उन्हें एक ऐसी रणनीति चाहिए थी जो ज्योतिबा के आंदोलन को कमजोर कर दे और ब्राह्मणवादी सत्ता को मजबूत करे। तिलक ने धर्म और राष्ट्रवाद को अपना हथियार बनाया। 1993 में उन्होंने गणपति महोत्सव को सार्वजनिक रूप से मनाने की शुरुआत की। गणपति पूजा उस समय घरों तक सीमित थी,
लेकिन तिलक ने इसे गली मोहल्लों में उतार दिया। उन्होंने गणपति महोत्सव को हिंदू धर्म और राष्ट्रवाद से जोड़ा। बड़े बड़े पंडाल लगाए गए, गीत गाए गए और भीड़ को एकत्र किया गया। लोग धर्म के नाम पर आसानी से जुट जाते थे और तिलक ने इसका पूरा फायदा उठाया। लेकिन गणपति महोत्सव का असली मकसद धार्मिक नहीं था। यह एक सोची समझी चाल थी। तिलक जानते थे कि ज्योतिबा का आंदोलन समाज के निचले तबकों को एकजुट कर रहा है। गणपति महोत्सव के जरिए उन्होंने इस एकजुटता को तोड़ने की कोशिश की। मेलों में गाए जाने वाले गीत न केवल अंग्रेजों और मुसलमानों का मजाक उड़ाते थे, बल्कि ज्योतिबा जैसे समाज सुधारकों को भी निशाना बनाते थे। तिलक इन मंचों पर भड़काऊ भाषण देते, जिसमें वे ज्योतिबा और सत्यशोधक समाज के खिलाफ लोगों को उकसाते। वे कहते, ज्योतिबा हिंदू धर्म को नष्ट करना चाहते हैं। वे अंग्रेजों के साथ मिलकर हमारी संस्कृति को मिटाने की साजिश कर रहे हैं। गणपति महोत्सव के जरिए तिलक ने ब्राह्मणवादी विचारधारा को बढ़ावा दिया। उन्होंने लोगों को यह विश्वास दिलाया कि चातुर्वर्ण्य व्यवस्था ही समाज की रीढ़ है और इसे तोड़ने का मतलब है राष्ट्र को कमजोर करना। इस उत्सव ने शूद्र और अतिशूद्र समुदायों को धर्म के नाम पर ब्राह्मणों के करीब लाने की कोशिश की, ताकि वे ज्योतिबा के आंदोलन से दूर रहें। ज्योतिबा और तिलक के बीच वैचारिक मतभेद गहरे थे। ज्योतिबा कहते थे कि चातुर्वर्ण्य व्यवस्था समाज को बांटने का हथियार है। उन्होंने ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों और शूद्रों के विभाजन को खारिज किया। उनका कहना था कि ब्राह्मणों ने अपने फायदे के लिए समाज को बांटा है। दूसरी ओर तिलक चातुर्वर्ण्य के कट्टर समर्थक थे। उनका मानना था कि जाति व्यवस्था भारतीय संस्कृति की नींव है और इसे तोड़ना राष्ट्र के लिए खतरनाक है। शिक्षा के मुद्दे पर भी दोनों के विचार बिल्कुल उलट थे। ज्योतिबा का मानना था कि शिक्षा हर इंसान का अधिकार है, चाहे वह किसी भी जाति या लिंग का हो। उन्होंने दलितों और पिछड़ों के लिए स्कूल खोले और प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने की वकालत की। लेकिन तिलक ने इसका विरोध किया। उनका कहना था कि शिक्षा केवल उच्च जातियों के लिए है। उन्होंने दलित जातियों जैसे महार और मातंग के स्कूलों में प्रवेश का विरोध किया। तिलक ने कहा, प्रकृति ने इन जातियों को शिक्षा के लायक नहीं बनाया। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि कुणबी जैसे किसान समुदायों को इतिहास, भूगोल या गणित पढ़ने की जरूरत नहीं। उन्हें अपने परंपरागत पेशे में ही रहना चाहिए। महिला शिक्षा के मामले में तिलक का रवैया और भी रूढ़िवादी था। ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले, लेकिन तिलक ने इसका पुरजोर विरोध किया। उनके अखबार मराठा में छपे लेखों में तर्क दिया गया कि महिलाएं कमजोर होती हैं और उनका काम केवल घर संभालना और बच्चे पैदा करना है। आधुनिक शिक्षा उनके लिए अनावश्यक है। तिलक ने बालिका विद्यालयों की स्थापना के खिलाफ अभियान चलाया और महाराष्ट्र की कई नगर पालिकाओं में हर किसी के लिए शिक्षा के प्रस्ताव को खारिज करवाया। तिलक का प्रभाव केवल ज्योतिबा तक सीमित नहीं रहा। बाद में बाबा साहेब भीमराव आम्बेडकर जैसे नेताओं को भी उनके विरोध का सामना करना पड़ा। 1920 में जब आम्बेडकर ने अपने अखबार मूक नायक की शुरुआत की, तो उन्होंने केसरी में इसका विज्ञापन छपवाने के लिए पैसे भेजे, लेकिन तिलक ने उनका विज्ञापन ठुकरा दिया। यह घटना तिलक के बहुजन समाज के प्रति रवैये को दर्शाती है। वे नहीं चाहते थे कि दलित और पिछड़े वर्ग की आवाज बुलंद हो। आम्बेडकर ने अपनी किताबों में तिलक की आलोचना की। उन्होंने लिखा कि तिलक जैसे लोग समाज सुधारों में रोड़ा अटकाते थे। आम्बेडकर का मानना था कि असली महात्मा ज्योतिबा फुले थे, जिन्होंने समाज के सबसे निचले तबके के लिए लड़ाई लड़ी। आम्बेडकर ने तिलक को एक ऐसे राष्ट्रवादी के रूप में देखा जो ब्राह्मणवादी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा लेता था। आज गणपति महोत्सव पूरे भारत में धूमधाम से मनाया जाता है। मुंबई, पुणे और अन्य शहरों में विशाल पंडाल सजते हैं, गणपति की मूर्तियां स्थापित की जाती हैं और लाखों लोग इस उत्सव में शामिल होते हैं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इस उत्सव की शुरुआत एक सामाजिक क्रांति को दबाने के लिए की गई थी। तिलक ने गणपति महोत्सव को ज्योतिबा फुले के आंदोलन के खिलाफ हथियार बनाया था। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम उन त्योहारों को मना रहे हैं जिनके पीछे का मकसद समाज को बांटना और सुधारों को रोकना था? ज्योतिबा फुले और तिलक का यह द्वंद्व हमें इतिहास को समझने की जरूरत बताता है। यह हमें याद दिलाता है कि ज्योतिबा जैसे महापुरुषों ने कितने कठिन संघर्ष के बाद समाज को बेहतर बनाया। ज्योतिबा फुले का सत्यशोधक समाज आज भी प्रेरणा देता है। उनका संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है।
जाति, लिंग या धर्म के आधार पर भेदभाव गलत है। गणपति महोत्सव के पीछे की सच्चाई जानने के बाद हमें यह सोचना होगा कि हम अपने त्योहारों को कैसे देखते हैं। क्या हम सिर्फ उत्सव की चमक दमक में खो जाते हैं या इसके पीछे की कहानी को भी समझते हैं? ज्योतिबा और तिलक की यह कहानी केवल अतीत की नहीं है, यह हमारे वर्तमान और भविष्य की भी कहानी है। यह हमें अपने समाज को और बेहतर बनाने की प्रेरणा देती है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने महापुरुषों और उनके संघर्ष को याद रखना होगा, ताकि हम एक ऐसे समाज का निर्माण कर सकें जहां हर इंसान को बराबरी का हक मिले। गणपति महोत्सव की शुरुआत के साथ बाल गंगाधर तिलक ने एक ऐसी रणनीति अपनाई जो धर्म की आड़ में ब्राह्मणवादी सत्ता को मजबूत करती थी। पुणे की गलियों में गणपति के पंडाल सजने लगे। ढोल नगाड़ों की आवाज और भक्ति गीतों की गूंज ने लोगों को आकर्षित किया। लेकिन इन पंडालों में केवल गणपति की पूजा नहीं हो रही थी। तिलक और उनके समर्थक इन मंचों का इस्तेमाल ज्योतिबा फुले और उनके सत्यशोधक समाज के खिलाफ प्रचार के लिए कर रहे थे। मेलों में गाए जाने वाले गीतों में ज्योतिबा को हिंदू धर्म का दुश्मन बताया जाता। तिलक के भाषणों में राष्ट्रवाद का रंग था, लेकिन उनका असली मकसद था शूद्र और अतिशूद्र समुदायों को ज्योतिबा के आंदोलन से दूर करना। तिलक ने गणपति महोत्सव को एक सामाजिक हथियार बनाया। उन्होंने ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों को यह विश्वास दिलाया कि ज्योतिबा का आंदोलन उनकी सांस्कृतिक विरासत को नष्ट कर रहा है। साथ ही उन्होंने शूद्र और अतिशूद्र समुदायों को धर्म के नाम पर अपने साथ जोड़ने की कोशिश की। गणपति महोत्सव के आयोजनों में सभी जातियों को शामिल होने की इजाजत थी, लेकिन नेतृत्व हमेशा ब्राह्मणों के हाथ में रहता। यह एक चतुर चाल थी। लोगों को लगता था कि वे एक धार्मिक उत्सव में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन असल में वे तिलक की विचारधारा को मजबूत कर रहे थे। तिलक की इस चाल का सामना करते हुए ज्योतिबा फुले ने हार नहीं मानी। उनके लिए सत्यशोधक समाज केवल एक संगठन नहीं, बल्कि एक मिशन था। वे दिन रात गांव-गांव घूमते, लोगों से मिलते और उन्हें अंधविश्वास से मुक्त होने की प्रेरणा देते। तिलक के गणपति महोत्सव के शोर के बीच ज्योतिबा की आवाज शांत लेकिन प्रभावशाली थी। उन्होंने अपने लेखों और भाषणों में बार बार कहा, धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह किया जा रहा है। असली धर्म है इंसानियत, जिसमें कोई छोटा बड़ा नहीं। ज्योतिबा और सावित्रीबाई ने अपने स्कूलों और आश्रय गृहों को और मजबूत किया। उन्होंने दलित और पिछड़े वर्गों के बच्चों को न केवल पढ़ना लिखना सिखाया, बल्कि उन्हें आत्मसम्मान का पाठ भी पढ़ाया। सावित्रीबाई की हिम्मत देखकर कई महिलाएं उनके साथ जुड़ने लगीं। एक बार जब सावित्रीबाई पर हमला हुआ, तो उन्होंने हमलावरों से कहा, तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरे विचारों को नहीं। यह हिम्मत और दृढ़ता तिलक के लिए चुनौती थी। ज्योतिबा का आंदोलन भले ही शोर शराबे वाला नहीं था, लेकिन इसकी जड़ें समाज के सबसे निचले तबके में गहरी थीं। गणपति महोत्सव ने धीरे धीरे पूरे महाराष्ट्र में अपनी पैठ बना ली। तिलक की रणनीति काम कर रही थी। लोग धर्म और राष्ट्रवाद के नाम पर एकजुट हो रहे थे, लेकिन इस एकजुटता ने समाज में नए विभाजन पैदा किए। शूद्र और अतिशूद्र समुदाय, जो ज्योतिबा के आंदोलन से प्रेरित होकर जागरूक हो रहे थे, अब गणपति महोत्सव के उत्साह में खोने लगे। तिलक के आयोजनों ने उन्हें यह एहसास दिलाया कि वे हिंदू धर्म का हिस्सा हैं, लेकिन यह हिस्सेदारी केवल सतही थी। मंदिरों में उनकी स्थिति वही रही और सामाजिक भेदभाव कम नहीं हुआ। इस उत्सव ने ब्राह्मणवादी विचारधारा को और मजबूत किया। तिलक के समर्थक गणपति महोत्सव को एक ऐसे मंच के रूप में देखते थे जहां वे अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक श्रेष्ठता को स्थापित कर सकते थे। लेकिन इसके साथ ही इसने ज्योतिबा के आंदोलन को कमजोर करने का काम भी किया। कई लोग जो सत्यशोधक समाज की सभाओं में जाते थे, अब गणपति महोत्सव के पंडालों में दिखने लगे। तिलक का यह कदम न केवल ज्योतिबा के लिए, बल्कि पूरे समाज सुधार आंदोलन के लिए एक बड़ा झटका था। तिलक की मृत्यु के बाद उनकी छवि एक महान राष्ट्रवादी नेता के रूप में उभरी। इतिहासकारों, खासकर सवर्ण इतिहासकारों ने उन्हें स्वतंत्रता संग्राम का नायक करार दिया। गणपति महोत्सव को एक सांस्कृतिक और राष्ट्रवादी उत्सव के रूप में प्रचारित किया गया और इसके पीछे की सच्चाई को दबा दिया गया। तिलक के योगदान को स्कूलों की किताबों में जगह मिली,
लेकिन ज्योतिबा फुले और उनके सत्यशोधक समाज को उतना महत्व नहीं दिया गया। तिलक की यह छवि बनाने में उनके अखबारों केसरी और मराठा का बड़ा योगदान था। इन अखबारों ने तिलक को एक दूरदर्शी नेता के रूप में प्रस्तुत किया, जो हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए लड़ा। लेकिन इन लेखों में ज्योतिबा और अन्य समाज सुधारकों के खिलाफ उनके अभियान को छिपाया गया। यह एक तरफा इतिहास लेखन ने तिलक को नायक बनाया, जबकि ज्योतिबा जैसे असली क्रांतिकारियों को हाशिए पर रखा। ज्योतिबा फुले की मृत्यु के बाद भी उनका आंदोलन खत्म नहीं हुआ। सत्यशोधक समाज ने उनके विचारों को आगे बढ़ाया। बाबा साहेब आम्बेडकर जैसे नेताओं ने ज्योतिबा को अपना प्रेरणा स्रोत माना। आम्बेडकर ने बार बार कहा, अगर इस देश में कोई असली महात्मा है तो वह ज्योतिबा फुले हैं। ज्योतिबा के विचार आज भी समाज में बराबरी और न्याय की लड़ाई लड़ने वालों के लिए प्रेरणा है। गणपति महोत्सव आज एक विशाल सांस्कृतिक आयोजन बन चुका है, लेकिन इसके पीछे की कहानी को समझना जरूरी है। यह उत्सव, जो तिलक ने ज्योतिबा के आंदोलन को दबाने के लिए शुरू किया था, आज भी कई मायनों में सामाजिक भेदभाव को बनाए रखने का काम करता है। हमें यह सोचना होगा कि क्या हम उन उत्सवों को मना रहे हैं जो हमें एकजुट करने की बजाय बांट रहे हैं। ज्योतिबा का संदेश हमें याद दिलाता है कि असली उत्सव वही है जो हर इंसान को बराबरी का हक दे। यह कहानी हमें अपने इतिहास को नए सिरे से देखने की प्रेरणा देती है। यह हमें सिखाती है कि हमें अपने महापुरुषों ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले और बाबा साहेब आम्बेडकर के संघर्ष को याद रखना होगा। हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जहां जाति, लिंग या धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न हो। गणपति महोत्सव की चमक दमक के बीच ज्योतिबा की आवाज़ आज भी हमें यह सवाल पूछने के लिए मजबूर करती है, क्या हम सच्चाई के रास्ते पर हैं